नाज़रीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब पाकिस्तान की जानिब से भारत पर आज सुबह फजर के बाद अटैक किया गया, यानी जवाबी वार किया गया, तो भारत ने आगे से रिटेलिएट क्यों नहीं किया। अगर पाकिस्तान के पास मिसाइल थे, पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम था, पाकिस्तान के पास ड्रोन्स थे, पाकिस्तान के पास जंगी जहाज थे, तो क्या भारत के पास ऐसा कुछ भी नहीं है? और भारत के पास तो पाकिस्तान से बढ़कर है, फिर भारत ने आगे से रिटेलिएट क्यों नहीं किया? इसका जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये जो मिशन किया है, ये जो सारा ऑपरेशन किया है, ये किसके नाम किया पाक फौज ने, इसकी जीत का सेहरा किसको ठहराया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे अहम खबर इस वक्त आ रही है कि जो सीज फायर हुआ है, इसमें किरदार किसने अदा किया और किसके कहने पर हुआ, क्योंकि भारत तो यह कह रहा है कि हमने नहीं कहा कि सीज फायर होना चाहिए। अमेरिकी सहाफी हैं निक रॉबर्टसन, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर की तफसीलात से पर्दा उठा दिया और सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN के इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एडिटर निक रॉबर्टसन ने टीवी इंटरव्यू में बताया कि कई दिनों से पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर की कोशिशें कर रही थी, मगर कामयाब नहीं हुई। फिर भारत ने पाकिस्तान को और उसकी एयर बेसिस पर हमला किया। उन्होंने बताया कि भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ और पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी सहाफी का कहना था कि अमेरिकी वजीर खारजा ने सऊदी अरब और तुर्क हुक्काम से राब्ता किया। सऊदी और तुर्क हुक्काम से राब्ते के बाद सिफारती तरीके से मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ है। अब नाज़रीन, वो अहम सवाल कि इस तमाम सूरत हाल में भारत ने रिटेलिएट क्यों नहीं किया। एक तो नाज़रीन जज्बा है, जो बुनियादी चीज है, जो हमारी फौज और भारत की फौज के अंदर फर्क है। दूसरी बुनियादी चीज यह है कि आपने अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। अब जरा हम थोड़ा पीछे जाते हैं, आज से 4 दिन पीछे, 6 और 7 मई की रात को, जब भारत ने पाकिस्तान की फजाई हदूद वायलेट करते हुए पाकिस्तान में अटैक किया, बहावलपुर में और पाकिस्तान में दीगर जगहों पर मसाजिद को निशाना बनाया गया और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। उस वाक़े के अंदर जो पहली शहीद थी इस जंग की, वो 2 से 3 साल की बच्ची थी और सिविलियंस थे। तकरीबन 30 से 35 सिविलियन के हवाले से इत्तलात दी गई कि वो जाम शहादत नोच कर गए, जो भारत की जानिब से बुज़दिलाना इकदाम उठाया गया था, जो मासूम शहरियों पर हमला किया गया था। अब उस सूरत हाल के अंदर दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ऑफिसर का इंटरव्यू सामने आता है। वो कहते हैं कि हमने सुना था कि भारत को बहुत शिद्दत से इंतजार था कि वो राफेल उनके पास होते तो वो हमारा मुकाबला कर लेता। तो हमने ये सोचा हुआ था कि अगर भारत अटैक करने आता है, उससे 2 दिन पहले भारत अटैक करने आया था 4 राफेल जहाज़ों के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने उसको इंटरसेप्ट किया, पाकिस्तानी जहाज़ों ने और पाकिस्तान के रेडार सिस्टम ने, तो वो वापस चले गए। जब इस दफा अटैक करने आए तो उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान की जानिब से एक ही वाहिद हदफ था कि हमने उनके राफेल तैयारों को निशाना बनाना है और उनका गरूर खाक में मिलाना है। और इसी तरह हुआ। पाकिस्तान ने 3 राफेल तैयारे मार गिराए, एक Su-30 था और उसके साथ एक MiG-21 था। इसी तरह अगर आप गुज़िश्ता रात की कार्रवाई देखें तो भारत ने अनगिनत ड्रोन्स पाकिस्तान की हदूद के अंदर भेजे और उसके साथ मिसाइल अटैक किए नूर खान एयरबेस पर और दीगर एयरबेसेस पर पाकिस्तान के अंदर। एक तो पाकिस्तान ने बड़ी महारत से उन सब को अपने रेडार या एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए डिफ्यूज किया और उनको मार गिराया। एयरबेस के करीब मिसाइल गिरे लेकिन एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जो सबसे अहम काम किया वो था भारत पर अटैक और उसकी लॉकिंग। पाकिस्तान पहले से तैयार था कि हम किस किस पॉइंट पर भारत में हमला करेंगे। उसमें बुनियादी चीज ये थी कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ शुरू से रहा है कि हम सिविलियन आबादी पर निशाना उनको नहीं बनाएंगे, हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक करेंगे। और वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन खास तौर पर जहां से पाकिस्तान पर हमला किया जाता है या जो गुज़िश्ता दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमले हुए थे, उसमें जहां जहां से जहाज उड़े वो एयरबेस या जहां जहां से मिसाइल पाकिस्तान के लिए भेजे गए या जिस जिस जगह से ड्रोन उड़े या LOC पर जिस जिस चेकपोस्ट से या जिस जिस ब्रिगेड से फायर किया गया था उनको लॉक कर लिया गया था। ये थी एक होमवर्क जो पाकिस्तान को सबकत देता है इस सारी सिचुएशन के अंदर। फिर भारत ने क्योंकि हमें इंगेज करने के लिए ड्रोन्स भेजे थे
ड्रोन्स के साथ फिर उसने अटैक किया, एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान की बेसिस को निशाना बनाया। पाकिस्तान का प्लान इससे काफी मुख्तलिफ था। पाकिस्तान ने जो प्लान बनाया था उसने पैरेलल हर चीज को लेकर चला। एक, रेडार सिस्टम को एक्टिवेट किया और उनके जितने भी जहाज या उस रेडार के रेडियस के अंदर जितनी भी चीजें आती थी उनको जैम किया। दूसरा, पाकिस्तान से मिसाइल लॉन्च किए। तीसरा, एयर स्ट्राइक साथ ही कर दी। चौथा, ड्रोन्स लॉन्च कर दिए। और सबसे अहम पांचवा हथियार था पाकिस्तान का, जो कि एक गुमनाम हथियार है और पहली दफा इस जंग के अंदर सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया या सही तरीके से सामने आया। वो गुमनाम हथियार था साइबर अटैक। पाकिस्तान ने सुबह होते ही 70 ग्रिड स्टेशंस की बिजली को बंद कर दिया, मुनक़ता कर दिया। कितनी ही भारतीय वेबसाइट्स को अपने कंट्रोल में ले आए और वहां पर लिखा कि हमने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया और उसका डाटा उठाकर उसको दीगर वेबसाइट्स पे अपलोड कर दिया। ये वो अटैक था जो साइकोलॉजिकल गेम के तौर पर इस्तेमाल होता है और खास तौर पर आप किसी भी दुश्मन को जब साइबर अटैक के जरिए निशाना बनाते हो तो आप उसको मफलूज कर देते हो। यानी एक इंसान है, वो चलने फिरने की या हाथ हिलाने की सकत रखता है और उसको मफलूज एक व्हील चेयर पर बिठा दिया जाए, उसको फालज या कुछ भी हुआ, वो अपने हाथ पांव या पांव नहीं मूव कर पा रहा या हाथ नहीं मूव कर पा रहा, तो वो कैसा हो जाएगा। ये साइबर अटैक भी उसी मानद होता है कि वो मफलूज कर देता है कि वो अपने उन रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर पाते जिनको वो यूज करना चाहते हैं। फिर भारत को यह अंदाजा नहीं था। भारत ने जितने भी ड्रोन्स उड़ाए थे पाकिस्तान के अंदर इन 4 दिनों के अंदर, एक तो रात के अंधेरे में उड़ाते थे, दूसरा अगर दिन के उजाले में भी उड़ाते थे तो वो सर्वेलेंस के लिए उड़ाते थे कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर पता लगे कि एयर डिफेंस सिस्टम कहां नस्ब है, पाकिस्तान की तनसीबात के हवाले से पता लगे ताकि वो लोकेशन लॉक कर सकें, जब अटैक करना हो तो वो एग्जैक्ट पॉइंट पर अटैक करें। इसमें भारत जो है वो चूक गया। एक तो उन ड्रोन्स को मार गिराया गया, एक हमने एक्सपोज नहीं होने दिया अपने आप को कि हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कहां पर हैं। हमने जल्दबाजी नहीं दिखाई। हमने कहा ये सर्वेलेंस के लिए आ रहा है, ये खतरनाक नहीं है, ये ऊपर से गुजर जाएगा, फोटोज ले लेगा, ये फोटोज तो आपको सैटेलाइट से भी मिल जाएंगी। तो इसलिए पाकिस्तान पैनिक नहीं किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास उनकी तमाम लोकेशंस मौजूद थी और पाकिस्तान ने उनको लॉक किया हुआ था। पाकिस्तान रिटेलिएट करना भी नहीं चाहता था। पाकिस्तान चाहता था अमन के साथ ये मामला हल हो जाए, किसी तरह इसको बात के जरिए, कोई मुज़ाकरात के जरिए हल कर लिया जाए। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो पहलगाम का वाकया हुआ था उसमें भारत ये कहता था कि पाकिस्तान मुलव्विस है और पाकिस्तान ये कहता था कि तहकीकात करवा लो किसी गैर जानिबदार तहकीकाती एजेंसी से या गैर जानिबदार मुल्क के वफ़द से, वो आकर देख लें और देख लें कि हक़ाइक़ क्या हैं। पाकिस्तान इसलिए एंगेज करना चाहता था कि हमेशा के लिए इस मामले को हल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब कोई वाकया होता है तो पाकिस्तान उसका सबूत देता है कि इसमें भारत मुलव्विस है। उसका सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव है। फिर ऑडियो कॉल्स होती हैं, फिर उसके साथ साथ उन लोगों को जो फॉरेन फंडिंग आती है या भारत से फंडिंग आती है, वो तमाम सबूत देता है। लेकिन अब पिछले दिनों आपको याद होगा कि जो ट्रेन का वाकया हुआ था, जो हाईजैक हो गई थी, उसमें भी भारत मुलव्विस था। लेकिन पाकिस्तान ने तो ऐसा नहीं किया कि भारत मुलव्विस है तो हम फौरन अटैक कर दें या बॉर्डर पर एस्केलेशन करना शुरू कर दें। लेकिन दूसरी जानिब भारत एक्चुअली चाहता यह था, क्योंकि भारत अपने एक जोन के अंदर था, वो पूरी दुनिया के अंदर प्रॉक्सी वॉर को सपोर्ट कर रहा है। उसका वो कनाडा में बेनकाब हुआ, वो आपको कतर में बेनकाब होता हुआ नजर आया, वहां पे उसके स्पाई पकड़े गए। फिर वो आपको अमेरिका में बेनकाब होता हुआ नजर आया। फिर डिसइंफॉर्मेशन, EU डिसइंफॉर्मेशन लैब्स थी उसकी, वो आपको वहां पर बेनकाब होता हुआ नजर आया। अब इस सूरत हाल के अंदर भारत को यह लगता था कि उसके पास जो असलहा है वो तादाद में ज्यादा है। यानी फर्ज करें मेरे पास अगर 10 जहाज हैं तो भारत के पास 30 जहाज होंगे। उसको लगता था ये तादाद बहुत फर्क डालती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि महारत ज्यादा बड़ा फर्क डालती है और वही महारत हमारे इस काम आई इस तमाम तर ऑपरेशन के अंदर। दूसरा, आपने गुज़िश्ता रात DGISPR और उसके साथ नेवल ऑफिसर और एयरफोर्स के ऑफिसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाया गया कि हम किस कदर इक्विप्ड हैं। हमने दुश्मन के, यानी उस दिन 6 और 7 की दरमियानी शब को जो जहाज पाकिस्तान की तरफ अटैक करने आए थे, हमने उनके कॉकपिट की आवाजें भी रिकॉर्ड की। हमने रेडिएशंस के जरिए, रेडार्स के जरिए जो वो मैसेज अपने स्क्वाड्रन लीडर को या अपनी बेसिस को भेज रहे थे, हमने वो भी इंटरसेप्ट किए। हमारे पास वो मैसेजेस भी मौजूद थे और सिर्फ बातों की हद तक नहीं थे।
हमने वो मैसेजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला के दिखाए कि ये बात हो रही थी आपके दरमियान। और आज जो अटैक पाकिस्तान की जानिब से किया गया था, आप देखिए कि अटैक किया और अटैक के साथ वीडियो सबूत भी दिया। जहां जहां अटैक किया बताया कि यहां पर अटैक किया और बताया कि ये वहां की वीडियो है, वहां के किसी लोकल ने बनाई या आपने कोई अरेंजमेंट किया कि वो वीडियो आप तक पहुंच सके। वो इसलिए दिखाई कि अगर किसी को शक है, देखें हमने एक वीडियो दी, अगर भारत को शक है तो वो ले जाए इंटरनेशनल मीडिया को या वो ले जाए अपने मीडिया को और दिखाए कि एक तरफ पाकिस्तान की वीडियो है और ये हकीकत है, भारत ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भारतीयों की टोन आप देखें, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, वो समझते थे कि उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से शायद हम डर जाएंगे और हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो जिस तरह भारत कर रहा था हल्की बुल्की शरारतें, हम उस किस्म की शरारत करेंगे। एक तो पॉइंट ये था। एक जो सबसे अच्छी बात थी इस ऑपरेशन की वो ये थी कि इस ऑपरेशन को हमने उन मासूम बच्चों के नाम पर शुरू किया, यानी जो बच्चे उस दिन 6 और 7 की दरमियानी शब को पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और उनको शहीद किया गया उन मस्जिदों के अंदर जहां पर निशाना बनाया गया, उनकी फोटोज और नाम उन मिसाइल्स के ऊपर बैनर के तरह लगाकर और वहां पर नारा तकबीर, अल्लाह अकबर और उन बच्चों का नाम लेकर कहा गया कि ये इनके खून का बदला है। ये एक चीज शो करता है कि हम अपने शहीदों को नहीं भूलते, और ये मैसेज भी है कि अगर दोबारा दरअंदाजी की और किसी एक जान को भी पाकिस्तान में, मासूम जान को, अस्करी हो वो सिविल हो, किसी को भी नुकसान पहुंचा तुम्हारी तरफ से, तो इससे बढ़कर जवाब दिया जाएगा। और एक चीज, पाकिस्तान ने जब हमला किया, भारत 4 दिनों से वायलेट कर रहा है हमारी फजाई हदूद को, बार बार ड्रोन्स भेज रहा है, फिर मिसाइल अटैक उसने किया अपने जहाज़ों के साथ, लेकिन हम फिर भी तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जब उन पर अटैक किया तो साथ ये भी कह दिया फौरन, यानी 3 घंटे लगे, हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए। उसके बाद साथ ये भी कह दिया कि ये एक मैसेज था और ये ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। अगर भारत ने दोबारा दरअंदाजी की कोशिश की, यानी अगर अभी खबरें आ रही हैं कि कहीं पर सीज फायर की वायलेशन हो रही है और भारत को इंतहाई कदम उठाने की कोशिश करता है, तो उसकी जो मेन लोकेशंस हैं जिस पर उसको इकोनॉमिकल तौर पर नुकसान हो सकता है या इससे बड़ा भी कोई नुकसान हो सकता है, वो भी एक बटन की दूरी पर हैं। वो बटन दबना है और वो भी तबाह हो जानी है, और भारत से तब भी कुछ नहीं होना, क्योंकि भारत अगर यह समझे कि इस प्लान के साथ हम दोबारा आएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगली दफा प्लान तब्दील होगा, रूट भी तब्दील होगा, लेकिन नतीजा इससे बढ़कर और इससे बुरा होगा। आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।